शेर अफजल मरवत कैसे आउट होते हैं और उन्हें कौन आउट करवाता है। 9 मई का वाक़या जो है, इसका मास्टरमाइंड कौन था, एक रिपोर्ट आई और हुकूमत की तरफ से जब ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें कौन कौन से नाम और किरदार सामने आते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने जो शानदार प्लानिंग की है वो कैसे चारों सूबों में अपनी एंट्री दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले ये कि शेर अफजल मरवत कैसे आउट होते हैं और उन्हें कौन आउट करवाता है। 9 मई का वाक़या जो है, इसका मास्टरमाइंड कौन था, एक रिपोर्ट आई और हुकूमत की तरफ से जब ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें कौन कौन से नाम और किरदार सामने आते हैं। और पीपल्स पार्टी ने अपने जो शानदार प्लानिंग की है वो कैसे चारों सूबों में अपनी एंट्री दे रही है, ये भी एक दिलचस्प मामला है। इस सब पे आज बात करेंगे। सबसे पहले ये कि शेर अफजल मरवत जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं कि जो इलेक्शन से पहले जो माहौल बना हुआ था, जैसे कोई रैली, कोई जुलूस, जलसा होता था, इसकी तो खैर नौबत ही नहीं आती थी। तो कोई गैदरिंग भी अगर इकट्ठे कहीं पे हो रहे होते थे तो वहाँ पे पुलिस के जो एहलकार हैं वो पहुँच जाते थे और कोई भी मुमकिन नहीं थी गैदरिंग। मुझे याद है कि उन दिनों में शेर अफजल मरवत कराची भी गए, शेर अफजल मरवत केपी में भी, फिर लाहौर भी, पंजाब में भी आए और यहाँ पे उन्होंने बड़ी यानी एक मरतबा जो पार्टी के अंदर एक सकूत तारी था, इमरान खान अंदर थे, सज़ाएँ मिल रही थी और जितने भी पंजाब के रहनुमा थे या वो अंदर थे या वो रूपोश थे। तो ऐसे में जो बाहर भी मौजूद थे या तो वो कोई किसी के साथ कमिटमेंट करके बाहर मौजूद थे, तो ऐसे में शेर अफजल मरवत जो है उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। शेर अफजल मरवत जो है वो लकी मरवत से कौमी असम्बली के मेंबर भी बने और पार्टी के सीनियर नायब सदर भी, और फिर देखते ही देखते वो बहुत अहम हो गए। लेकिन हुआ क्या, शेर अफजल मरवत उनके जहाँ पे उनके अंदर कई खूबियाँ हैं और वहाँ पे कई खामियाँ भी हैं, यानी अपने वो बयानात की वजह से बाज़ दफ़ा बहुत आगे निकल जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि गरीदा फ़ारूकी हैं, उनके शो में शेर अफजल मरवत ने जब यहाँ पर सऊदी डेलीगेशन हम जा रहे थे, वहाँ पे वो आ रहे थे, ये इन्हीं दिनों की बात है। तो शेर अफजल मरवत ने इस सारी जो रिजीम चेंज कहते हैं ये, उसके पीछे सऊदीया का भी किरदार निकाला और उनकी तरफ इशारा किया। बाद उन्हें पार्टी के लोगों ने समझाया कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, सऊदीया से हमें इस तरह से कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो शेर अफजल मरवत ही कौन है जो कि बात इस तरह से समझ जाएं और मान जाएं। मेरे ख्याल में उन्हें बहुत अरसे बाद एहसास हुआ कि ये उनसे कुछ एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, मैं अब खान साहब ने बाकायदा हुक्म दे दिया और फिर एक आई कि भाई उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। एक मरतबा उन्होंने उनका नाम निकाल दिया जो फोकल पर्सनस थे उसमें से। इस सब के बावजूद वो उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करते आए। एक के बाद एक नाम चेंज हुआ लेकिन फिर भी उनका नाम सर फहरिस्त रहा। लेकिन अभी ये जो आज और कल की बात मैं कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, तो ऐसे में हुआ ये है कि आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मुलाकातें शुरू की, वो अडयाला जेल भी गए और उसके बाद एक बाहर आके मीडिया टॉक हुई जो उमर अयूब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जी बानी पीटीआई इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर कमेटी से निकालने का हुक्म दे दिया और उन्होंने ये कहा कि जी शेर अफजल मरवत को आप शोकस नोटिस भी जारी करें क्योंकि शेर अफजल मरवत की वजह से सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हुई है और जो प्रिंस हैं, वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ इमरान खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कमेटी जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी और इस तरह और कहते हैं जी हमने बारहा रोका था इन्हें कि पार्टी की खिलाफ वर्जी आप ना करें पॉलिसीज़ की। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि ये आज के से तो शुरू नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले अगर आप शुरू करें तो सबसे पहली लड़ाई शोएब शाहीन के साथ हुई थी शेर अफजल मरवत की, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को कहा था कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हो और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये उन पर। फिर ये आदिल राजा और ये बाकी जो अफराद हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत में काफ़ी वीडियोज़ और वीलॉग्स करते हैं, इन लोगों ने भी शेर अफजल मरवत पे मुसलसल ये इल्ज़ाम तराशी की कि वो कंपनी के आदमी हैं, यानी कोई अंदर उन्हें डाला गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। अच्छा, अब ये इल्ज़ाम लगाना और ये बात करना काफ़ी आसान है, किसी पे भी आप लगा सकते हैं और किसी तरह भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये बात अपनी जगह पे दिलचस्प है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी अफराद हैं वो ये समझते थे कि शेर अफजल मरवत हों या बैरिस्टर गोहर हों या 2 से 3 अफराद वकला ख़ास तौर पे जो लोग आगे आ गए इनको अब बैक फुट पे जाना चाहिए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारी जो क्यास है इसमें से निकालने का हल अगर किसी के पास है तो वो सियासी अफराद है। ख़बर ये भी है कि कल ही अजमल जामी मुझे बता रहे थे कि एक और जो वकील रहनुमा हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको भी साइडलाइन किया जाने लगा है। और सियासी रहनुमाओं को ये बात समझ आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को कि अब गुंजाइश जो है सियासी रहनुमाओं को देंगे तो बचत होगी। लेकिन इस खबर के साथ साथ कि जब शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इमरान खान के हुक्म पे निकाल दिया गया है, तो जो सियासी और कोर कमेटी है उसके बाद हुआ ये कि आज़म स्वाति हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सालार काकड़ हैं बलोचिस्तान से, उन्होंने पीटीआई की जो सियासी और कोर कमेटी है वो खुद ब खुद छोड़ दी है। यानी उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह थे वो लेफ़्ट कर गए और ये भी वो कहते हैं कि मौजूदा लोगों के साथ हम नहीं काम कर सकते। शेर अफजल मरवत भी ये 2-3 दिन पहले ये बयान दे चुके हैं और उनके अंदर तो एक लावा है जो पढ़ना है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो लीड भी कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। कई रहनुमा जिनसे हमारी बात होती थी वो ये कहते थे कि नहीं नहीं ये बंदा मिला हुआ है, ऐसा है वैसे। तो इमरान खान साहब के पास जो पहले पहुंच जाए समझें कि उसकी जीत हो जाती है और ऐसा ही हुआ। तो ये तो अब आगे जाके पता चलेगा कि शेर अफजल मरवत को लूज़ करना पार्टी के लिए कितना फ़ायदा और कितना नुकसान था। बहरहाल 9 मई के हवाले से एक रिपोर्ट पेश हुई और ये निगरान हुकूमत में रिपोर्ट बनाई गई थी, काबीना कमेटी में ये पेश की गई और उसमें ये बताया ये गया कि 9 मई में 34 मास्टरमाइंड थे, 52 मनसूबा साज थे, 185 अमल दरामद कराने वाले लोग थे। ये पूरी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और यानी 34 अफराद क्या थे जिन्होंने सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे और पूरी मनसूबाबंदी में फ़ाल किरदार अदा किया था। 52 अफराद वो थे जो मुफस्सल किरदार अदा करते थे, 185 वो थे जिन्होंने इस प्लानिंग पर अमल किया। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि हिकमत अमली के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी से कई दिन कबल पार्टी के हामियों और मुसल्लह अफराद को पीटीआई के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले इलाकों बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुँचा दिया गया था। उन्हें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मामूर कर दिया गया था। उनके अखराजात पार्टी रहनुमा और हमदर्द बर्दाश्त करते थे। उन लोगों को पहले मरले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मज़ाहमत और गिरफ्तारी की सूरत में आखिरी हरबे के तौर पर तशद्दुद और बर्बादी फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर ये सारा हुआ, आप सबके सामने हुआ। ये हुआ क्या था 9 मई में, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर एहतजाज हुए थे। लोगों ने फिर कोर कमांडर हाउस लाहौर में, पेशावर में और जहाँ जहाँ पे फ़ौजी शहदा की हमारी यादगारें थी वहाँ का रुख किया और फिर जो सा कुछ हुआ स्यापा पड़ा वो आपके सामने है। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर जब सवाल किया गया तो पाकिस्तान फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि वो सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी, यानी पीटीआई की तरफ इशारा था, इमरान खान की तरफ इशारा था। तो ऐसे में असद कैसर से जब मेयर बुखारी ने अपने प्रोग्राम में पूछा इस हवाले से तो उन्होंने कहा बाप, हम तो अपने बाप से भी कभी माफ़ी ना मांगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो मेरी इत्तलात के मुताबिक इंगेज थे, मुज़ाकरात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं किसी जगह पे, तो इस बयानात के बाद और इन मामलात के बाद शायद उनकी गुंजाइश बाकी नहीं रही। फिर ये भी हुआ साथ में कि वो साबिक जर्नल हैं खालिद रहीम लोधी साहब, वो एक अपनी तरफ से पैरेलल काम कर रहे थे। तो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीटीआई की आई उन्होंने इस सारे मामले की तरदीद कर दी कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो गुफ्तगू कर रहे थे दोनों तरफ में और उनके चूँकि अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। तो अब बात यहाँ पे आगे अड़ गई है कि वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में कहा जाता था कि एक कब्र है 2 अफराद हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई। लोगों से जब बात हम करते हैं तो उसका नताइज यही निकलते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ज़्यादती की है और जो इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उन्होंने बहुत बड़ा ये रियासत पे हमला किया है, उन्होंने किया। तो दोनों अफराद ये समझते हैं कि अगले को फ़रीक को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस फ़रीक को मांगनी चाहिए। तो दोनों इस हवाले से कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है और उसका नतीजा ये है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे नाराज़ क्या, खफा क्या, बल्कि आप ये समझें कि उन्होंने जो एक ज़माने में कहा जाता था क्रॉस लगा दिया। ये क्रॉस खैर मिट भी जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्रेक थ्रू हो जाते हैं पाकिस्तान में। 6 माह 3-4 माह के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। खैर ख़बर अगली ये है कि आज जो है वो जिला गवर्नर जो है वो हलफ उठा लिया उन्होंने, सरदार सलीम हैदर उनका नाम है। और दिलचस्प बात ये अटक से इनका ताल्लुक़ है। इससे पहले पंजाब का
जो गवर्नर है उसके लिए लॉबिंग हो रही थी। कारिया साहब का नाम आ रहा था, हिना रुबानी खार साहिबा का नाम आ रहा था, नदीम अफजल चंद का नाम आ रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना जनूब से ना ये सेंट्रल से, तो ये दूसरी साइड से, अपर वाली साइड से, यानी अटक वाली उधर से ये आ गए हैं गवर्नर, और ये वहाँ की जो डिवीज़न है उसके भी सदर थे। अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये प्लानिंग बड़ी इंप्रेसिव है कि अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए तो पाकिस्तान के चारों सूबों में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कदम जमा रही है। मिसाल के तौर पे सिंध में उनकी फुल फ्लैज पूरी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनका वज़ीर आला है, सिंध में उनके वज़ीर आला हैं, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन केपी में गवर्नर इस वक्त फैसल करीम कुंडी हलफ उठा चुके हैं। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन गवर्नर जो है वो सरदार सलीम हैदर बन चुके हैं। तो इस तरह से इस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में अपने कदम जमा रही है। यानी दो सूबों में तो फुल फ्लैज हुकूमत, और दो सूबे जहाँ पे वो कमज़ोर थे यानी केपी और यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने अपने गवर्नर बना लिए। और अब ये गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं, ये हुक्म ये, क्योंकि अब बिलावल साहब आज यहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं, तो हुक्म ये है कि भाई इसे खोलो, पंजाब में ज़रा पेशकदमी करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, और ताकि मामलात को थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। इससे अगले मरले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें मिलनी ही मिलनी हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, सदर वो बनाई गई हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी चेयरपर्सन जो हैं वो रुबीना बनाई गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो पेशकदमी कर रही है आगे की तरफ। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इन इलेक्शन में चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस तरह से सीटें नहीं मिली, इमरान खान का चांस नहीं है, तो इसके बाद ऑप्शन हम ही है, यानी आज नहीं तो कल बिलावल भुट्टो को ही वज़ीर आज़म बनना है। तो इसकी पूरी एक ज़बरदस्त मास्टर प्लानिंग की गई है कि कैसे। अब आप देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब जहाँ पे हुकूमत का बर्डन लेने की बारी होगी, वहाँ पर आपको कहीं पर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी सहूलत के साथ, कितनी आसानी के साथ पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके अफराद मौजूद हैं, और उनके पास कोई ठिकाना है। यानी पंजाब में लाहौर का गवर्नर हाउस है, और जब ये ओपन हुआ करता है, जब कोई जिला गवर्नर बनता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जोक दर जोक आते हैं और एक पूरा माहौल बनता है। तो यही पीपल्स पार्टी करने जा रही है। इंशाल्लाह नए वीलॉग और नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक फराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।